नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक में आज एक बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील मसला है जिसको आज दो टूक में मैं उठाने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, और कल भी मैंने राहुल गांधी के बयान को लेकर, राहुल गांधी के बयानों में जो उन्होंने झूठ बोला था उनको फैक्ट्स के साथ मैंने फैक्ट चेक किया था। मैंने कल यह दावा किया था कि राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने जो वादा किया था चुनाव में कि महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपए हर महीने आने लगेंगे, वो खटाखट पैसे तो नहीं पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी का खटाखट झूठ बोलने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी के बयानों से एक बात तय है। अगर आप लोग राहुल गांधी को मंदबुद्धि समझते रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप सबसे बड़े मंदबुद्धि हैं। मैं राहुल गांधी के लिए कभी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जो सैम पित्रोदा ने किया। मैं अपनी डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी नेता के लिए करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन कल जैसे सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू लोग कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी पप्पू नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल सैम पित्रोदा ने करा, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, अगर आप लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते रहे तो सबसे बड़े पप्पू आप हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो जहरीली राजनीति इस देश में कर रहे हैं वो शायद ही आज तक किसी नेता ने की हो। राहुल गांधी चंद वोटों के लिए जिस तरह से समाज को तोड़ रहे हैं, वैसा समाज को तोड़ने वाला एजेंडा शायद ही किसी नेता ने इतनी बेशर्मी से खेला हो। राहुल गांधी जिस तरह से भारत के बाहर जाकर भारत को लेकर जो कुछ अनाप शनाप बयान देते हैं, वैसे बयान आज तक शायद ही किसी नेता ने दिए हों। राहुल गांधी का लक्ष्य बड़ा साफ है, वो किसी भी तरह दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली की सत्ता हासिल करने में किसी भी राजनेता का सपना अगर है, उसकी महत्वाकांक्षा है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत यह है कि आप उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अगर आप समाज को बांटने में लग जाओ तो दिक्कत उस एजेंडे से है। लेकिन राहुल गांधी अगर भारत के बाहर झूठ बोलेंगे, कोई भारत विरोधी या समाज को तोड़ने वाला एजेंडा चलाएंगे, तो हम दो टूक में लगातार उनका फैक्ट चेक करते रहेंगे। कल मैंने राहुल गांधी के बयानों का सिलसिलेवार दो टूक में फैक्ट चेक किया था। राहुल गांधी के समर्थन में जो आए थे उनके पास भी उन फैक्ट चेक का कोई जवाब नहीं था। और आज राहुल गांधी के एक और बयान की चर्चा जरूरी है। कल राहुल गांधी ने तेलुगु भाषा को हिंदी से लड़ाया था। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में सबसे ज्यादा इस वक्त जो तेजी से बढ़ती भारतवंशियों की जो आबादी है वो तेलुगु भाषियों की है। इसलिए उन्होंने तेलुगु भाषियों को कल भड़काया और कहा कि भारत के अंदर तेलुगु को कहा जाता है कि आप इंपॉर्टेंट भाषा नहीं हो। तेलुगु लोगों को कहा जाता है आपके पूर्वज इंपॉर्टेंट नहीं है। तेलुगु लोगों को कहा जाता है आपका खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी को थोपा जाता है। मैंने कल भी कांग्रेस के समर्थन में जो आए थे उनसे एक ऐसा उदाहरण पूछा था कि मुझे एक ऐसा उदाहरण बताएं जहां तेलुगु को कमतर दिखाने की कोशिश हुई और हिंदी को थोपने की कोशिश हुई है। लेकिन राहुल गांधी के समर्थक एक भी उदाहरण नहीं दे पाए। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी जितना झूठ बोलते हैं, जो जहर फैलाते हैं, उसका सिलसिलेवार तरीके से फैक्ट चेक होना जरूरी है। क्योंकि देश को यह मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो झूठ है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और आज राहुल गांधी ने पहले उन्होंने तेलुगु को हिंदी से लड़ाया और आज उन्होंने सिखों को भड़काया है। सिखों को भड़काया है। राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर एक सभा में जब वो अपना भाषण दे रहे थे, एक सिख की ओर इशारा करके कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख
पगड़ी पहन सकता है कि नहीं पहन सकता। भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख कड़ा पहन सकता है कि नहीं पहन सकता। लड़ाई इस बात की है कि सिख गुरुद्वारे जा सकता है कि नहीं जा सकता। आज दो टूक में राहुल गांधी के इस बयान की बात करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। अब तक भारत की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा जाता था या कहा जाता है। कई टेलीविजन चैनल ने, कई अखबारों ने असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, उनके लिए भड़काऊ भाईजान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए आज का मेरा शीर्षक बड़ा स्पष्ट है, कैसे कैसे बयान भड़काऊ भाईजान, और क्यों राहुल बन रहे हैं भड़काऊ भाईजान। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, राहुल गांधी का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, और साथ साथ बीजेपी जिस तरह से उन पर हमलावर है वो भी आपको सुनाता हूं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज भी यदि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। नेहरू फैमिली ने कभी सिखों के साथ किए वायदे पूरे नहीं किए। केवल वायदों की बात नहीं है, जब भी मौका मिला तो अभी एक किताब नई आई थी, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बाय एन IPS अफसर, तो उसने लिखा कि हाउ दे डिसाइडेड टू किल सिख फ्रॉम इन 1980 एंड विन 85 इलेक्शन। उसी में ब्लू स्टार हुआ, उसी में दिल्ली राइट्स हुए, उसी में सिख मारे गए। ये शायद उनको अपने दिमाग में कहीं जो उनकी सोच है कि मैं सिखों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ऐसी बात जब राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिख नजर नहीं आने चाहिए। I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history. In our history as a community, where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity, and we have felt, in fact, an existential threat. It has been at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। तो राहुल गांधी के बयान पर तो जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं थी वो थी, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट चेक, जो कि मैंने कहा बार बार राहुल गांधी के बयानों का फैक्ट चेक बड़ा जरूरी है, तो मैं ये बता दूं कि फैक्ट चेक में कि राहुल गांधी कहते हैं कि कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते सिख। मेरे पास तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री के निवास पर सिख जो हैं वो सिखों का जत्था गया था। यह हाल फिलहाल की ये घटना है, और सिखों के पास उनकी पगड़ी भी है, कड़ा भी है, और सिर्फ पगड़ी और कड़ा नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री निवास में सिख कृपाण लेकर भी जा सकते हैं। ये हाई सिक्योरिटी जोन है जहां किसी भी तरह के हथियार जो हैं या किसी भी तरह की कोई इस तरह की चीज जो 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 इस तरह की श्रेणी में आती है वो ले जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब सिख जाते हैं तो वो कृपाण लेकर जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में। संसद के अंदर कृपाण लेकर आप जा सकते हैं। आप पगड़ी और कड़े की बात कर रहे हैं, कृपाण लेकर। और 2022 में मोदी सरकार ने सिखों को इस बात की अनुमति दी कि वो अपनी कृपाण लेकर विमान में भी यात्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और फैक्ट चेक कर देता हूं राहुल गांधी के बयान का।
ये मेरे पास तस्वीर है 1984 के दंगे की, जब राजीव गांधी, राहुल गांधी के जो पापा हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे और वो अकेला ऐसा दौर था जब सिख सर पे पगड़ी नहीं बांध सकते थे, क्योंकि जो सिख सर पे पगड़ी बांधते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था, उनके गले में टायर डाल के उनको जला दिया जाता था। यह सिर्फ 1984 में एक बार जब राहुल गांधी के पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब देश में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते थे। जो पगड़ी पहनते थे उनका यह हश्र किया जाता था, गले में टायर डाल के जला दिया जाता था। और सिखों ने तब डर के मारे अपने केश कटवा दिए थे, क्योंकि कांग्रेस के गुंडे उन्हें गली गली ढूंढ रहे थे। सिखों ने तब अपनी पगड़ियां उतार दी थी, सिखों ने तब अपने केश कटवा दिए थे, क्योंकि कांग्रेस के गुंडे उनको गली गली ढूंढ रहे थे, उनकी जान लेने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए। तो सिर्फ एक मौका ऐसा आया हिंदुस्तान में, और वो तब जब कांग्रेस की सरकार थी 1984। और अब चलिए मैं आपको एक सिख को सुनवाता हूं। अमेरिका के एक सिख इन दिनों भारत में हैं, और जब वो भारत में दिल्ली में थे तो उन्होंने राहुल गांधी का बयान सुना, और उन्होंने राहुल गांधी को एक खुली चुनौती दी है कि राहुल गांधी को कहा है कि मैं कांग्रेस मुख्यालय में अकेला आकर आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है देश को आज इन अमरीकी सिख को भी सुनना चाहिए। सुनिए जरा। कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान उस समय जब मिसेस गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद दिल्ली में हजारों लोगों की हमारी पगड़ियां उस समय उतारी गई थी। सिखों की पगड़ी को उस समय सबसे ज्यादा खतरा था। हमारी लड़कियों के रेप उस समय हुए थे। गलों में टायर डालकर, ये सारी मैं दिखा दूंगा, गलों में टायर डालकर सिखों का कत्लेआम कांग्रेस आई ने किया था। उस समय डेफिनेटली सिखों की पगड़ी को बहुत ज्यादा खतरा था। ये बोल रहे हैं ना, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं भी हाँ सिखों को खतरा है, इस एंड दैट, मैं उनको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, राहुल जी आप एक समझदार इंसान हो, आपको पता होना चाहिए भी दरबार साहब पे अटैक, जो हमारा सिखों का सबसे बड़ा, जो हमारी अकाल तख्त है, उस समय आर्मी किसने भेजी थी? वो कांग्रेस ने भेजी थी, मिसेस गांधी ने भेजी थी। और उसके बाद सिखों का अत्याचार हुए, सिखों का जेनोसाइड हुआ, वो सारा कुछ आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय हुआ, और उस समय सिखों को बहुत ज़्यादा खतरा था। और उसके बाद पंजाब में हमारे नौजवानों का जो जेनोसाइड हुआ, जो नौजवान थे उनको घरों में से निकाल कर मारा गया, इनोसेंट को मारा गया, वो भी आपकी गवर्नमेंट के दौरान ही हुआ था। और उसके बाद हमारे अकाल तख्त के जथेदार कौंके साहब, उनको उठाकर डिसअपीयर हो गया, वो भी कांग्रेस के राज में हुआ था। उसके बाद जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वो भी डिसअपीयर हो जाते थे, वो भी आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भी आज ये जो यादगार है, ये 1984 जेनोसाइड की वजह से बनी हुई है। आप दिल्ली में रहते हो, आप बात करते हो वाशिंगटन डीसी में जाकर, आई में यूएस सिटीजन, मेरे मुल्क में जाकर प्रोपोगंडा करते हो, गलत बात करते हो। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। बात करनी है, बिल्कुल सही बात करो। आपने पॉलिटिक्स करनी है, किसी के बारे में पॉलिटिक्स करनी है, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन सिखों को आज तक ना इनकी इस पगड़ी को कभी खतरा हुआ है, और ना ही कोई माई का लाल ऐसा है जो सिखों की पगड़ी को कोई चैलेंज कर देगा। ये तो सुखी चहल थे, अमेरिका से आए हैं, और जब उन्होंने राहुल गांधी का बयान सुना तो आज ही उन्होंने वीडियो बनाकर डाला। और इससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, सिर्फ 3 मिनट आपके और लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आज देश को ये जानना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि आज की नई पीढ़ी शायद नहीं जानती 1984 में क्या हुआ था। 1984 का एक क्लिपिंग है, सिखों की भावनाएं क्या उस वक्त हुई, सिखों के साथ क्या हो रहा था। और राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पापा हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।
3,000 से ज़्यादा सिखों के नरसंहार को उन्होंने इस तरह से बिल्कुल सामान्यीकरण कर दिया था। तो एक बार राहुल गांधी के पापा को भी सुनना चाहिए और साथ साथ उन सिखों को भी सुनना चाहिए उनके साथ क्या हुआ। ये आप सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट में शुरू करूंगा। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। मेरे बाल काट दिए, 2-3 टट्टू ठेले, लोकनायक अस्पताल की 2 गाड़ियां, बंद बॉडी की गाड़ियां, उनमें देख रहे हैं अध जले शरीर, सुअर और कुत्ते बॉडियों को खींच रहे हैं। तो उनको देखते हुए जब राजीव गांधी कहता है बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अरे दिल्ली वासियों और दिल्ली वासियों, कांग्रेसियों, थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लेते। 3 भाई थे, एक मौसा जी था और हमारे पति थे। तो उनको हमारे घर में रख के फिर के पास वालों ने रख के उल्टा जला दिए और मिट्टी का तेल डला के जला दिया। हंसता खेलता परिवार जला दिया, तो उसी को ही बोलना और किसको बोलना है। हमारे एक सुल्तानपुरी में रिश्तेदार थे, उनके खींच के ले गए, उनके आंखों में उन्होंने कील गाड़ दिए। सभी भाग के कॉलोनी में चले गए। हमारा वहाँ कोई नेता था, उनके घर के पास ही था घर, वहाँ से भाग के कॉलोनी में चले गए। मेरी मम्मी रोती पीटती उनको ढूंढने चली गई। वहाँ पे किसी बंदे को मारा, पता ही नहीं चला कौन था। फिर उसकी लाश को खींच के और ले गए, तेल डाल के उसको जलाया। और एचकल भगत की घरवाली ऊपर हेलीकॉप्टर में घूम रही थी, बस यही देख रहे थे हम तो। उसके बाद तो हमारे ना पापा आए ना भाई आए। एचकल भगत आया, उसके कहने पे इन्होंने मेरे पति को खींच के बाहर निकाल के उसको टायर डंडे मार के उनको टायर डाल के मेरे पति को जला दिया, जिंदे को जला दिया। फिर मेरा जेठ आया बाहर, उसको इन्होंने पेट में तलवार मार के उसकी आंतड़ी भी बाहर निकाल दी, उसका पेट काट दिया। ऐसे मेरे नंद के बेटे थे, नंदोई थे, 12 बंदे मरे हमारे। मेरे फादर इन लॉ 84 से जब कत्ल हुआ उससे 4 दिन पहले ही दुबई से आए थे। वो बाहर काम करते थे, उनको बस नाला है सागरपुर का, वहां बेचारे सब्जी लेने गए हैं, वहीं गिरा के वहीं मार दिया। उनकी आज तक हमें डेड बॉडी तक नहीं मिली है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने या प्रियंका गांधी ने या किसी ने भी आज तक 84 की माफी मांगी हो? बताएं हमें। किसी भी स्टेटमेंट में किसी मीडिया वाले को कहा कि भाई इनके संग गलत हुआ है, तो जो वो सजा देंगे हम भुगतने को तैयार नहीं, हम जो सजा देंगे वो भुगतने को तैयार हैं। हमें जवाब दे राहुल गांधी। President wanted to call the army. Home Minister wants to call the army. Who is the one who can veto them? It's the Prime Minister office. There is enough material to show it was directly Rajiv Gandhi's office which was giving the instruction to kill the Sikhs. 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। तो 84 में हुआ तो हुआ कहने वाले वही सैम पित्रोदा हैं जो राहुल गांधी के इन तमाम कार्यक्रमों को आयोजन कर रहे हैं अमेरिका में। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, और वो कहते हैं कि 84 में हुआ तो हुआ। और 84 में क्या हुआ वो मैंने आपको सुनाया। इसमें एचकेएल भगत का नाम आया था। एचकेएल भगत राजीव गांधी के बड़े खास नेता सांसद थे, और इसके अलावा कांग्रेस के कई और बड़े नेता, दिग्गज नेता इन दंगों में, सिखों के नरसंहार में शामिल थे। और कांग्रेस ने आज तक एक भी नेता को पार्टी से बाहर नहीं किया। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब भी ऐसे एक भी नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। तो आज राहुल गांधी यानी भड़काऊ भाईजान के आज इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज की डिबेट में मेरे साथ 3 मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सिरसा जी। मेरे साथ रमनीक सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत जल्द मेरे साथ निखिल जैन जुड़ेंगे, कांग्रेस के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सिरसा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया
इसका फैक्ट चेक तो मैं पूरी तरह से कर चुका हूं। ये झूठा, सरासर झूठा बयान था। लेकिन राहुल गांधी की मंशा क्या है इस तरह का बयान देने की? क्योंकि हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे कि सच है झूठ है, वो तो कहीं कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उनकी मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, आपको अशोक जी पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि बयान कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो कोई अचानक दे दिया, किसी ने पूछा नहीं। ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उनके पास ये बात कहने के लिए अवसर का इंतजार था। उन्होंने ये बात तो कहनी थी विदेश की धरती पे जाकर। एक दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कम्युनिटी पूरी एट लार्ज को एक तरह से पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया है, उनके अंदर भय, उनके अंदर एक डर का माहौल बनाने का काम किया। उनको देश के अंदर ये कहना कि सिखों के वो लड़ाई ये चल रही है देश में, आप ध्यान से समझिए, भारत में अब इस बात की लड़ाई चल रही है कि क्या सिख अपनी दस्तार पहन पाएंगे, अपना कड़ा पहन पाएंगे, गुरुद्वारे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अशोक जी, आप भी इतने बड़े टीवी के ऊपर पत्रकार हैं, आपका भी बहुत जिंदगी का लंबा तजर्बा, बताइए देश का कौन सा ऐसा कोना है, देश का कौन सा ऐसा स्टेट है, बीजेपी रूल्ड छोड़िए, कांग्रेस रूल्ड कहिए या और किसी थर्ड फ्रंट को रूल्ड, कोई बताइए जहां पे किसी शहर में भी ये चर्चा चल रही हो, लेकिन वो अमेरिका में जाकर चर्चा छेड़ते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बात गलत नहीं थी। उनका जो कहने का तात्पर्य था वो उनको हमें बदनाम करना था, हमारे में दहशत और डर पैदा करना था। लेकिन ये सच्चाई भी है कि राहुल गांधी के गांधी परिवार के राज में ऐसा हुआ भी। इतनी दहशत फैलाई गई सिखों के खिलाफ। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो दिल्ली में स्थित है, इस गुरुद्वारे को ताले लगा दिए गए थे। इंदिरा गांधी के समय में इसको ताले लगा दिए थे कि मेरी कमेटी यहां पे नहीं है, इसलिए उसको ताले लगाऊंगे, तब तक नहीं खुलेगा जब तक निर्लेप कौर जो थी तब की, वो जब तक इसकी आप प्रधान नहीं मानेंगे, ताले लगा दिए गुरुद्वारे को। इसी तरह 1984 के अंदर आपने देखा, जो अभी आप दिखा रहे थे, अकाल तख्त साहब को कैसे गिराया गया, दरबार साहब पे गोलियां चलाई गई, और 20 से ज्यादा गुरुद्वारे अमृतसर शहर के और पंजाब के 100 से ज्यादा गुरुद्वारों को तहस नहस किया गया। ये इनकी मानसिकता रही है, डरा के, धमका के, सिखों के खिलाफ नफरत पैदा करके। और ये ऐसा नहीं था कि नफरत एक दिन में पैदा की गई, जैसे अब शुरुआत की जा रही है ना रोज रोज, ऐसी 1980-90 के दशक में, 80 और 70 के दशक में पैदा की गई थी। मैं याद करना चाहता हूं अशोक जी, अगर आपके जहन में वो बात आ रहा हो वाक्या, तो देश के अखबारों के अंदर बाकायदा सरकार ने पैसा खर्च करके एक एड लगाई थी जिसमें एक सिख ड्राइवर दिखाया गया था, टैक्सी ड्राइवर, और ये नीचे लिखा गया था, क्या आपको इसको देखकर डर लगता है? हमें इस तरह से पेश किया गया था। सरकार का पैसे, इंस्टीट्यूशन, सरकारी पैसे खर्च करके हमारे पूरे देश के अंदर आतंकवादी बताया गया था, फिर दुनिया के एम्बेसियों के माध्यम से हमें आतंकी बताया गया था। और गांधी परिवार शुरू से हमारे प्रति नफरत रखता है। ये नफरत आप कहिए इमरजेंसी से शुरू हुई, जब अकाली दल ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए, बाकी सब लोग झुक गए, अकाली झुके नहीं, तब से कह दीजिए जब से भी शुरू की। और उस नफरत का अंत कहां है? अभी तक नहीं अंत हुआ। अभी भी 1984 के कत्लेआम करने वाले जगदीश टाइटर हों, कमलनाथ हों, या सज्जन कुमार जो 7 साल से जेल में हैं, वो सभी आज भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको पार्टी बाहर नहीं निकालती। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले ही चार्जशीट फाइल हुई जगदीश टाइटर के खिलाफ, और फिर कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, चार्जेस फ्रेम करते हुए कहा कि गॉट एविडेंस, इनफ एविडेंस टू प्रोसीड अगेंस्ट यू। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उसको बोलने को ख्याल नहीं, भाई यार ये सिखों का कातिल है, हम इसको क्यों रखा हुआ पार्टी में? और सैम पित्रोदा तो यहां तक कहते हुआ तो हुआ। इसलिए ये एक मानसिकता सिखों के खिलाफ जहर जो भरा पड़ा है, वो जहर बाहर उगला जा रहा है, वो बाहर गिर रहा है, जहर ये हो रहा है। सिरसा जी, आप कह रहे हैं सिखों के खिलाफ जहर भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार ये दावा करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस देश में जो सिख प्रधानमंत्री, एकमात्र सिख प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको कांग्रेस ने बनाया। 10 साल तक कांग्रेस ने एक सिख को देश में प्रधानमंत्री बनाकर रखा, फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं सिखों से को लेकर उनके मन में इस तरह की बात है? जी देखिए, सिख प्रधानमंत्री नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की काबिलियत थी। सोनिया गांधी जी खुद प्रधानमंत्री बनने गई थी, राष्ट्रपति ने मना कर दिया। उनके पास दूसरा ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उनका बेटा जब चाहे अध्यादेश की कापियां फाड़कर फेंक सकता हो। सोनिया जी के पास दूसरा कोई ऐसा आदमी था जिसको चाहे वो पीएम की कुर्सी से हटा, और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो आपके टीवियों पे भी चली हैं, जब एसपीजी वाले आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि आप गलत कुर्सी पे बैठ गए, या सोनिया जी बैठेंगे, और डॉक्टर साहब चुपचाप उठकर बैठ जाते हैं। ऐसा कोई और दूसरा नहीं था उनके पास। जब चीन के साथ वो बातचीत करें या बांग्लादेश की
मिले और तब प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पे सोनिया जी बैठे हों और इधर लेफ्ट पे मनमोहन सिंह जी बैठे हों और देश के दूसरे देश के नेशनल हेड के साथ सोनिया जी बातचीत कर रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह साइड पे बैठे, ऐसा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने सिख को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बात तक काबिलियत थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे और नरसिम्हा राव ने बनाए थे, इसलिए इनको जोड़ना। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तो उन्होंने कभी प्रधानमंत्री समझा ही नहीं। उनके तो बनाए कानून का अध्यादेश को पाड़कर फेंक देते थे राहुल गांधी। क्या हैसियत है मनमोहन सिंह की, वो तो हमारे लिए काम करता है, वरना आप सोचिए कभी कुर्सी से हटा सकता था अगर वो प्रधानमंत्री सच में होते। इसलिए ये एक इनका ढोंग था, इनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो इनके इशारों पे चले। चलिए, मैं मनमोहन सिंह जी का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने एक राजनीतिक टिप्पणी की, उसके जवाब में कांग्रेस की ओर से जो कहा जाता है मैं उसको लाना चाहता था, लेकिन मैं दोबारा विषय पर आता हूँ। निखिल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल जैन, ये भारत में कहाँ होता है? क्या भारत में इस बात की लड़ाई है कि क्या सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी? क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है? राहुल गांधी का ये बयान जो है, इसका पूरी तरह से फैक्ट चेक कीजिए, पूरी तरह से गलत है, असत्य है, झूठ है। राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया? अशोक जी, सबसे पहले तो सिरसा साहब ने जो भ्रम फैलाए हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेके, उन पे मैं छोटी सी टिप्पणी करके उनका छोटी सी टिप्पणी करिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। ये कहना कि सोनिया गांधी उनकी कुर्सी पे बैठती थी और प्रेसिडेंट ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, पता नहीं सिरसा साहब ये सब कहां से ला रहे हैं। जब भी बीजेपी के लोग ऐसे आरोप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे लगाते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की भले ही आलोचना कर रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा वो देश की और सिख समुदाय की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे हैं। वह वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी ग्रुप में प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ कंधा से कंधा मिला के भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करा था। अब आते हैं उन आरोपों पे। तो हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री काबिल थे, हम तो कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह काबिल थे। मुझे लगता है हम तो भाई कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिलियत थी, वो काबिलियत के करते बने, तुम्हारे कारण नहीं बने। सिरसा जी, एक मिनट, मुझे मैं यही बता रहा हूँ आपको। ठीक है सिरसा जी, आप देश के मालिक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपनी काबिलियत से बने हैं, आपने नहीं बनाया, लेकिन आपने उनको बेइज्जत करने का काम किया, मैं ये बता रहा हूँ। सिरसा जी और एक मिनट, ठीक है निखिल जैन, मुझे लगता है मनमोहन सिंह, एक मिनट रुकिए, निखिल जी सुनिए मेरी बात। ओके निखिल जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें लार्जर पिक्चर की तरफ जाना है। मनमोहन सिंह, क्योंकि सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी की, मैंने आपको उसको रिबटल करने का मौका दिया। अब मैं आता हूं विषय की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है ये हम फैक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज नहीं करना चाहता कि मनमोहन सिंह जी को कितना सम्मान देते थे, क्या मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज लार्जर तस्वीर जो बड़ी तस्वीर जो घातक बयान है राहुल गांधी का, मैं उसमें बने रहना चाहता हूँ। तो मुझे बताइए कि भारत में कहाँ पर सिख जो हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, कहाँ पे सिख हैं गुरुद्वारे नहीं जा सकते? देश का एक हिस्सा मुझे बताइए। अशोक जी, देखिए, हमें संदर्भ को समझने की जरूरत है। जिस संदर्भ में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जो बीजेपी की और आरएसएस की मानसिकता है, उनको एक ही तरीके का हिंदुइज्म नजर आता है। वो हिंदुओं में भी जो मतभेद होते हैं उन्हें वो मतभेद नहीं समझ आते, तो हिंदू और सिख और जैन और ईसाई में तो क्या ही फर्क समझ आएगा। जिस तरीके से बीजेपी अपना वर्जन ऑफ हिंदू धर्म देश पे लाद देना चाहती है, तो कोई भी अगर अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, उन सब पे एक गाज गिरने की देरी है कि अगर जब सिख किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे तो क्या कहा गया कि ये खालिस्तानी है, ये देश तोड़ना चाहते हैं। निखिल जैन, एक मिनट सुनिए, ये सब सही था? निखिल जैन, एक मिनट सुनिए। क्या होता है कि राहुल, मैं समझता हूं आप लोगों की दिक्कत। कल भी तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े थे, मैंने पूछा कि चाइना का जो है क्या है रेट, चाइना में बेरोजगारी दर क्या, क्योंकि राहुल गांधी तो कह के निकल जाते हैं, मुश्किल आप लोगों के लिए आती है। राहुल गांधी को कैसे डिफेंड करेंगे, वो तो झूठ बोल करके निकल जाते हैं, हम उनका फैक्ट चेक करते हैं, मुश्किल आप जैसे लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कल ठीक यही शब्द जो हैं तहसीन पूनावाला की, कंटेक्स्ट देखिए। तो मैंने कल तहसीन पूनावाला को एक बात की थी, वो बात आपको भी कह रहा हूँ। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, ये फैक्ट है, ठीक है ना। या कंटेक्स्ट में हम निखिल जैन की बात कर रहे हैं। निखिल जैन बड़े अच्छे आदमी हैं, निखिल जैन बड़े बढ़िया वकील है, बड़े बढ़िया प्रवक्ता हैं, बड़े बढ़िया डिबेटर हैं। लेकिन उसके बाद अशोक श्रीवास्तव ये कह देते हैं कि निखिल जैन लंदन में चोरी करते हुए पकड़े गए थे, घड़ी चुरा रहे थे। तो कंटेक्स्ट कुछ और है। कंटेक्स्ट ये है कि निखिल जैन बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन मैंने फैक्ट क्या दिया आपके सामने, जो फैक्ट नहीं है, झूठ है, कि निखिल जैन लंदन में घड़ी चुराते पकड़े गए थे।
तो सवाल यहां कंटेक्स्ट का नहीं बनता कि कंटेक्स्ट तो यह है कि निखिल जैन बड़े अच्छे आदमी हैं, तो फिर वो घड़ी चुराना तो कोई बात नहीं, वो तो कोई फैक्चुअल कहते, वो तो घड़ी चुरा सकते हैं, लेकिन वैसे तो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो कंटेक्स्ट में मत जाइए। मैं फिर पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने अगर कहा है तो उसका कोई तो प्रमाण होगा उनके पास ना। मुझे एक प्रमाण बताइए कि जहां सिख जो हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, क्योंकि कंटेक्स्ट में तो बहुत कुछ जाया जा सकता है, कंटेक्स्ट ये कंटेक्स्ट वो। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, एक उदाहरण बताइए 1984 को छोड़कर, जब सिख जो है पगड़ी नहीं पहन सकते थे, जब सिखों को अपनी पगड़ियां उतारनी पड़ी थी, केश कटाने पड़े थे, क्योंकि कांग्रेस के गुंडे गली गली ढूंढ रहे थे कि कौन पगड़ी पहने हुआ है, क्योंकि राहुल के पापा का निर्देश था कि पगड़ी पहना कोई व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। अशोक जी, पहली बात तो राजीव गांधी का ये कोई निर्देश नहीं था कि पगड़ी पहना कोई व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। और 1984 की जब बात होती है तो मुझे ये बोलना जरूरी है कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सब उस घटनाओं पे जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके हैं, उस पर खेद प्रकट कर चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी की डूइंग नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के कुछ गलत तत्व, जिन्हें बैड एप्पल्स कहते हैं हम इंग्लिश में, उनकी डूइंग थी। रही बात आप तथ्य मांग रहे हैं राहुल गांधी की बात का, मैं संदर्भ का विषय इसलिए लाता हूं कि हमें मुद्दा देखना है। राहुल गांधी किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात ये है कि मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं संदर्भ कुछ कह रहा हूं, लेकिन मैंने कहा निखिल जैन चोरी करते हुए लंदन में पकड़े गए हैं, तो आप संदर्भ देखेंगे मेरी बात का, आप संदर्भ देखेंगे कि मैंने जो कहा वो देखेंगे। मुझे सीधा सीधा समझाइए। कल भी मैंने यही सवाल पूछा था, मैं फिर कह रहा हूं निखिल जैन लंदन में चोरी करते पकड़े गए, लेकिन इसका संदर्भ यह है कि कई भारतीय, सुनिए उसका संदर्भ क्या है, मैं आपको संदर्भ बताता हूं। निखिल जैन लंदन में चोरी करते पकड़े गए, इसका संदर्भ यह है कि कई भारतीय शॉप लिफ्टिंग करते हुए लंदन में पकड़े जाते हैं, तो इसका संदर्भ यह है। मैंने संदर्भ में कहा, आप इसके पिन पॉइंट क्यों देख रहे हैं कि निखिल जैन चोर हैं? संदर्भ में देखिए, कई भारतीय पकड़े जाते हैं, कई अभी टीएमसी की एक सांसद पकड़ी गई थी, अभी एक बंगाल की एक महिला नेत्री जो है वो पकड़ी गई थी, जो टीएमसी में शामिल हो गई, वो शॉपलिफ्टिंग करके पकड़ी गई थी। तो भारतीय पकड़े जाते हैं, और मैं ये कह दूं निखिल जैन चोर हैं, वो लिफ्ट शॉट, तो ये आपके, मैं कहूंगा संदर्भ देखिए। तो संदर्भ मत देखिए, मुझे उदाहरण देकर बताइए कि भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहां सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, जहां सिख कड़ा नहीं पहन सकते। अशोक जी, आपका जो उदाहरण है, मैं उदाहरण ही बेमाना मानूंगा। मुझे नहीं पता कि आप ये लंदन की चोरी वाली चीज को इस क्या बात कर रहे हैं सर, आपने पढ़ा नहीं? बात ये है कि अगर अल्पसंख्यकों के नहीं, एक मिनट, आप, मैं फिर ना निखिल जैन सुनिए, विषय पर रहिए। निखिल जैन, मैं आपको जो संदर्भ आपको समझाने के लिए दिया, मैं मानता हूं आप नहीं ऐसे, वो टीएमसी के साथ कुछ नेता वेता जुड़े थे, उन्होंने किया था। कुछ टीएमसी के साथ गए पत्रकार थे, उन्होंने भी चांदी की चम्मच चुरा ली थी, पत्रकारों ने भी खाने की टेबल से। मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप ऐसे नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे राहुल गांधी की बात का प्रमाण चाहिए। और मैं अगर राहुल गांधी के झूठ का एक एक करके पुलिंदा मैं बार बार खोलता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि कोई मिस इंडिया जो है, मैंने लिस्ट देखी, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा कि तेलुगु को लेकर के कहा जाता है कि नहीं तेलुगु भाषा, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी दर नहीं है, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा कि सिखों को पगड़ी नहीं पहने दी, झूठ था। अब आप मुझे इसको सच बताइए ना, साबित करके। अशोक जी, सच ये है कि चीन से बहुत ज्यादा बेरोजगारी, अरे फिर आप चीन पर, मैं सिखों की बात कर रहा हूं, मैं सिखों की बात कर रहा हूं। चीन पर मैं कल तहसीन पूनावाला से कर चुका, सुनिए, मैं चीन पर कल कर चुका डिबेट। आज आपको जिस विषय पे बोला सिखों का बताइए, एक उदाहरण बताइए जहां सिख पगड़ी नहीं पहन सकते। सिरसा जी 1 मिनट दीजिएगा, और रमजीत सिंह आप 1 मिनट भी दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस को जो डिफेंड करने आते हैं वो एक्सपोज तो करें खुद को, या वो राहुल गांधी को सही साबित कर दें। ठीक है, मैं राहुल गांधी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। The fight in India is about whether a Sikh is going to be allowed to wear a turban, whether a Sikh will be allowed to wear a kada or go to the Gurdwara. Going to and will का हिंदी अनुवाद आपके दर्शकों के लिए यह है कि इंडिया में लड़ाई, भारत में लड़ाई यह है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने दी जाएगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी। तो राहुल गांधी, आपके कहने का मतलब, ओके, राहुल गांधी फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। कहां है, हम यही जानना चाहते हैं, लड़ाई कहां हो रही है नहीं, पर अशोक जी लड़ाई कहां हो रही है? सिरसा जी बोलिए, लड़ाई कहां हो रही है? मैं जानना चाहता हूं ये लड़ाई कहां हो रही है। मैं जानना चाहता हूं जैन साहब, ये जो आपने कहा कि ये होने जा रहा है, ये लड़ाई आज भारत में, ये लड़ाई है, ये लड़ाई कहां हो रही है?
आप उसका कुछ रोशनी डाल सकते हैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे? वो लड़ाई पंजाब में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है, गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, मणिपुर में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, कहाँ हो रही है वो लड़ाई? मैं जानना चाहता हूँ। मणिपुर में कुकी समुदाय के साथ क्या हो रहा है यार? जो अल्पसंख्यक समुदाय है बताइएगा जरा। कुकी समुदाय के साथ क्या हो रहा है? नहीं सुन लेने दीजिए, कोई जैन साहब की बात सुन लेने दीजिए। अपना बफर जोन क्रॉस करा, अच्छा क्या लड़ाई हो रही है वहाँ पे बताइएगा जरा जैन साहब? वहाँ पगड़ी उतारी जा रही है, पगड़ी रहेगी नहीं रहेगी, इसकी लड़ाई हो रही है। उनका शव वापस नहीं ला, नहीं आप बता दीजिए वहाँ पे लड़ाई हो रही, पगड़ी रखनी उतारी जाएगी। नहीं आप ये कह रहे हैं वहाँ पगड़ी का विरोध करने, क्योंकि अब आपके पास राहुल गांधी जैसे आदमी को बचाने का, उसके नारायकों वाले बयानों का जवाब नहीं बचा, तो आप अपनी बात को ना रख पाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए इतना आगे तक क्यों जाने की? जैन साहब सीधी तरह कह दीजिए हम एक आदमी को ऐसे डिफेंड करने आते हैं जिसको कभी डिफेंड नहीं कर पाते। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुमने हमारी कांग्रेस ने हमारी पगड़ियां उतरवाने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए। आपने 1984 में मरवाने की कोशिश की, कर पाए? आप लोगों को हताश हो। और मैं भाई जैन भाई तुम्हें यह बता दूं, सुनो मेरी बात, हमारी पगड़ी को अब्दाली ने भी हाथ डालने की कोशिश की, जखरिया खान ने भी हाथ डालने की कोशिश की, औरंगजेब ने भी हाथ डालने की कोशिश की, गोरों ने भी हाथ डालने की कोशिश की, कांग्रेस ने भी हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन हमारी पगड़ी को हाथ नहीं डाल सकता। इतनी बाजुओं में किसी की दम नहीं है, सपने में भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। सुनो निखिल जैन, सपने में भी। और बता देना अपने आका राहुल गांधी को, यह सपना पालने की जरूरत नहीं है, ऐसे सपने पालने की कोशिश मत करना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ रमनीक जी, ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहा हूं। मैं फिर चाह रहा हूं राहुल गांधी ने जो कह रहे हैं वो कहां हो रहा है, जरा एक बार तो बताए, कोई तो कांग्रेसी बताए, कोई तो मुझे बताए कि राहुल गांधी ने किस आधार पर कहा। आता हूं इस ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे कैसे बयान भड़काऊ भाईजान, अब तक भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़े भड़काऊ भाईजान आज राहुल गांधी खुद बन गए हैं। उन्होंने सिखों को लेकर, कल उन्होंने तेलुगु को हिंदी से लड़ाने की कोशिश की और आज उन्होंने सिखों के ऊपर जो सिखों को लेकर इस तरह का बयान दिया कि सिख जो हैं वो भारत में टर्बन पहन सकते हैं, जो है पगड़ी पहन सकते हैं नहीं, या फिर वो कड़ा पहन सकते हैं कि नहीं, या फिर गुरुद्वारे जा सकते हैं। लड़ाई इस बात की, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हैं बीजेपी से, निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है, रमनीक सिंह मान राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीक जी, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने बिना आधार के तो नहीं कहा होगा? दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा तो कुछ, क्योंकि उनके तमाम भाषण एक पूरे डिज़ाइन के तहत लिखे जा रहे हैं, उनको एक प्रोजेक्ट करने का नेता के रूप में वो अमेरिका में जाते हैं, जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है। क्या लगता है आपको? अशोक जी धन्यवाद। मेरे को लगा शायद आप भूल गए मैं डिबेट पे हूँ। और पहली चीज तो ये कि
जो सुखी चहल ने एक बात कही है उससे मुझे घोर आपत्ति है। उनकी एक बात से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आप समझदार इंसान हैं। मुझे इस स्टेटमेंट से सुखी चहल की बड़ी घोर आपत्ति है। समझदार इंसान होते तो समझदारी की बात करते, देश को जोड़ने की बात करते, अभी तो देश को तोड़ने की बात ना करते, चाहे वो क्षेत्र के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो। जो फियर मॉन्गरिंग का एक सिलसिला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किया गया है, जहां पे एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक भाषा वर्ग को दूसरे भाषा वर्ग के खिलाफ, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के खिलाफ, जब भारत को ही अगर आप बांटने की बात कर लें कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट अ कंट्री यूनाइटेड, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस आइडियोलॉजी, किस विचारधारा के मालिक हैं और किस सोच के मालिक हैं। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आनंद शर्मा की मौजूदगी में सीसीपी, चाइना की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसके साथ जो इनका एमओयू था, हो सकता है ये उस एमओयू का हिस्सा हो, जॉर्ज सोरोस के कहीं टूलकिट का हिस्सा हो, या ब्रेक इंडिया गैंग या भारत के दुश्मनों का एक डिजाइन हो, उनकी एक षड्यंत्र का हिस्सा हो कि आप भारत के सभी वर्गों को, सभी लोगों को, धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, उसके आधार पे बांट लीजिए। अब आ गया प्रश्न सिखों को लेके। देखिए, आप और मैं, अशोक भाई, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिले और आप मुझे जानते भी हैं। ये मेरा कड़ा है, ये सिर पे दस्तार है, पगड़ी सजी हुई है, ये गले में गात्रा डाला हुआ है, ये देखिए आप, कृपान है, और बड़ा साधारण सा है। जब एयर ट्रैवल करते हैं तो सीआईएसएफ वाले चेक करते हैं कि भाई साहब कृपान है क्या श्री साहब? हाँ जी श्री साहब है, जाइए। तो हवाई जहाज में श्री साहब ले जाने पे मनाही नहीं है। हवाई जहाज में जहाँ पे ये अक्सर खतरा होता है कि आपके पास 4 इंच से या 5 इंच से बड़ा ब्लेड नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई हथियार चाकू नहीं होना चाहिए। तो हमारी श्री साहब को जब भारत सरकार ने, वो भी मोदी साहब के आने के बाद ही की बात है, कि जब इजाजत दे रखी है कि हम अपनी श्री साहब लेके, हम अपनी कृपान लेके हवाई जहाज में जा सकते हैं, तो आम सड़क पे घूमते हुए पगड़ी बांधना या कड़ा पहनना, तो इस बात का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हाँ, इतनी बात मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि राहुल गांधी जी जैसे आलू से सोना निकालने की मशीन का आविष्कार किया, वैसे कोई टाइम मशीन में पास्ट में चले हुए, 1984 में चले हुए, यही समय अक्टूबर नवंबर में आ गए हों, और उनको ये लग रहा हो कि साहब ये वही वक्त है, ये वही दौर है जिस वक्त उनके पिताजी प्रधानमंत्री हुआ करते, और उनके प्रधानमंत्री होते हुए सिखों को केस कटाने पड़े, सिखों का कत्लेआम हुआ। और बहुत सी ऐसी आई विटनेस टेस्टिमनीज है जहां पे सिखों का, जैसे आपने भी प्रोमो में चलाया, कि शवों को चले शवों को सुअर और कुत्ते घसीट रहे थे या खा रहे थे। तो अगर वो समय अगर याद किया जाए, स्मरण किया जाए, तो उसका उत्तर शायद राहुल गांधी को वहां से मिलता है। अब निखिल जी की बात पे आ जाते हैं। निखिल जी ने कहा कि फ्यू बैड एप्पल्स, तो मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, और मैं बड़े स्पष्टता से कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी वो फ्यू बैड एप्पल्स नहीं, वो पूरा बाग सड़ा हुआ था, और उसके माली जो है, उनकी माली के संरक्षण के अंदर ये काम हुआ था। वो कहां से बात क्लैरिफाई होती है कि जगदीश टाइटलर का एक बयान है, कोर्ट में स्टेटमेंट है उनका, जो कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराते हैं, उनके बयानों में लिखा उन्होंने कि 1 नवंबर 1984 को मैं और राजीव गांधी इमेजिनरी कार में बिना किसी प्रोटोकॉल के हम दोनों किन किन क्षेत्रों में गए, और उन क्षेत्रों का अगर आप विवरण निकालेंगे तो आप पाएंगे कि तुरंत उनके वहां से वापस आने के बाद उन क्षेत्रों में तीव्रता से सिखों की कत्लो गारत, सिखों की प्रॉपर्टीज को जलाना, सिखों के घरों को लूटना, वो वहां पे इंटेंसिफाई हुआ। तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जो सर्कमस्टेंशियली एविडेंट होती हैं। और मैं आपको अगली बता दूं, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको 1984 से 2024 में रमनीक जी एक जानकारी सिर्फ जोड़ दूं, रमनीक जी एक जानकारी जोड़ दूं 84 के संदर्भ में जो आपने कहा, मैं आज ही देख रहा था, रिसर्च कर रहा था। ज्ञानी जेल सिंह उस वक्त राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह की बेटी का बयान है कि ज्ञानी जेल सिंह यानी कि देश के राष्ट्रपति लगातार प्रधानमंत्री निवास पे फोन कर रहे थे, उनका फोन बार बार काटा जा रहा था, और कुछ समय बाद उनका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि भैया सोचिए, राष्ट्रपति भवन का फोन जो है डिस्कनेक्ट कर दिया गया था उस वक्त, क्योंकि वो दंगे रोकने के लिए, सिखों की हिफाजत के लिए ज्ञानी जेल सिंह और उनकी बेटी का बयान है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? राष्ट्रपति स्वयं चाहते थे कि वहां पे फौज की एंट्री हो, भारतीय सेना आए, सेना जमीन पे आए, जमीन पे आने के बाद वहां पे दंगों में राहत मिले, दंगों के ऊपर अंकुश लगे, और भारतीय सेना आके जो कत्लो गारत सिखों की बिना रोक टोक के जारी है, और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के संरक्षण में उनके निर्देशों के अनुसार, और जो उस तत्कालीन कांग्रेस के नेता हैं जैसे कि जगदीश टाइटलर, HKL भगत, आपके पास सज्जन कुमार और कमलनाथ, इनको अगर आप देखेंगे, और आपको मैं एक बात और इतिहास में बता देता हूं, अगर आप देखेंगे हाल ही में जब मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस ने लंबे समय के बाद बनाई, चाहे वो अल्पकाल के लिए बनी, उसमें उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। चाहे आप जगदीश टाइटलर की बात कर लीजिए, जगदीश टाइटलर को इन्होंने
विदेश मंत्री के पद से नवाजा, और चाहे आप HKL भगत की बात कर लें या आप बात कर लें सज्जन कुमार की, उनको निरंतर लोकसभा में या भारत के संसद में भेजने का काम किया। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके 40 साल आगे 2024 में लेके आता हूं, आपको एक सूरत हाल दिखाता हूं। वो सूरत हाल ये है कि CAA के माध्यम से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले प्रोसिक्यूटेड सिख हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का काम इस सरकार ने किया। अफगानिस्तान से जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप हैं, उनको लाने का काम इस सरकार ने किया। और अगर 550 साल गुरु नानक साहब का, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का, 350 साल गुरु गोविंद साहब की बात की जाए, या हेमकुंड साहब के रोपवे की बात की जाए, चाहे करतारपुर साहब के कॉरिडोर की बात की जाए, या वीर बाल दिवस की बात की जाए, या 16 बड़ी भाषाओं में यूनेस्को के माध्यम से गुरु नानक साहब की वाणी का अनुवाद की बात की जाए, तो सारे काम इस सरकार ने किया। पर फियर मॉन्गरिंग, डराने का काम बार बार निखिल जैन जी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है जिसके तहत वो सिखों को या माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज करने की बात करते हैं। तो आप मुझे वो क्षेत्र बता दीजिए, आप मुझे वो इंसिडेंट बता दीजिए, आप मुझे वो घटना बता दीजिए कि जहां पे सिखों को मार्जिनलाइज करने की, या सिखों को दबाने की, या सिखों को जिस प्रकार से कह रहे हैं प्रोसिक्यूट करने की बात कर रहे हैं, वो इंसिडेंट कहाँ हुआ, और आरएसएस की या बीजेपी की कौन सी आइडियोलॉजी की ये बात कर रहे हैं, पिन पॉइंट करके बताइएगा। बिल्कुल लफाजी नहीं चलेगी, आप सीधा जवाब दीजिए। आपको यहाँ ओके, मैं भी सीधा जवाब कर रहा हूँ। और निखिल जैन जी, जब ब्रेक हुआ था तो मैंने राहुल गांधी का बयान फिर से सुना, उन्होंने विल शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आपने जो कहा उसको आप फैक्ट चेक कीजिए, राहुल गांधी ने विल शब्द जो है कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल। मैं एक छोटी सी बात आपकी आगे से और जोड़ लूं, एक छोटी सी बात आपकी आगे से और जोड़ लूं कि जो सिखों के खिलाफ कत्लो गारत का आलम जो दौर चला 1984 में, उसका बोझा, वो गठड़ी अपने सिर से उतार के बीजेपी और आरएसएस के सिर के ऊपर रखने का प्रयास निरंतर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये उसका हिस्सा है, ये उस नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है, ये उस टूल किट का हिस्सा है जो आज राहुल गांधी ने कहा है। और इसी माध्यम से जो हॉट हेड्स हैं, जो एंटी भारत एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स कनाडा, यूएस, यूके और यूरोप में बैठे हुए, वो इस बयान को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी। मुझे चिंता इसी बात की है, मुझे चिंता इसी बात की, अमेरिका में, कनाडा में जो इस तरह के लोग बैठे हैं, वो इस बयान का फायदा उठाकर कितने लोगों को और भड़काएंगे। निखिल जैन, रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे पहले अशोक जी, आपने जिस फैक्ट चेक की बात करी, तो इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, न्यूज 18, डेक्कन हेरल्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, ANI न्यूज, इन सब में विल शब्द का जिक्र है। आप अपनी टीम से पूछ सकते हैं, वो आपको मुझे सर, मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपने कानों से सुना ब्रेक में। मुझे मैं किसी के यकीन नहीं करता। भाई ग्रामर पे आ गए। अरे भावार्थ की बात करो ना, उसका अर्थ क्या था कहने का? राहुल गांधी जी के कहने का अर्थ क्या था? आपकी सरकार के दौरान मुझे किसी अखबार से फैक्ट चेक नहीं कर रहा, मैंने अपनी कानों से सुना है। अब आप बोलिए, अखबार छोड़ दीजिए, मैंने जो सुना मैं उसके आधार पे बता रहा हूं। और आप कहेंगे तो आप ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। अब बोलिए अशोक जी। ठीक है, पर अगर आप कह रहे हैं आपने सुना और सारे के सारे पत्रकार देश के गलत हैं, सारे न्यूज चैनल्स गलत हैं, तो ठीक है, मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। रही बात इस चीज की कि बोला गया स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताइए कि जहां पर मार्जिनलाइज करा गया सिखों को, मैं बार बार उसी बात पे आता हूं कि जब इस देश के सिख किसान भारत सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पे आए, तो उन्हें खालिस्तानी क्यों कहा गया? जिस तरीके से मुसलमान जब विरोध करते हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, सिखों के विरोध में उन्हें खालिस्तानी कहा गया। आप ये बताइए कि भाजपा में कौन सा एक मिनट रुकिए। हर किसान सिख नहीं है, आप आंदोलन को सिक्खी से नहीं अशोक जी, अब ये किसान भी जो है उनका भी धर्म हो गया, एक एक करके सिख किसान, मुसलमान किसान, ईसाई किसान, एक मिनट सिरसा जी रिस्पॉन्ड कर रहे, फिर एक मिनट रमनीक जी, सिरसा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किसानों को खालिस्तानी क्यों कहा गया? एक मिनट, एक एक करके सिरसा जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि ये जो कहा जाता है, अब किसानों को का भी धर्म बांट दिया। किसान है, अब वो इनकी नजर में एक सिख किसान है, एक मुसलमान किसान है, एक ईसाई किसान है, एक बौद्धी किसान है, एक जैन किसान है, एक हिंदू किसान है, जाट। अब ये जाट को कौन सा किसान बताएंगे, मुझे पता नहीं है, एक बात। दूसरी बात निखिल जी, जो आप बार बार बात पे आ रहे हैं ना, आप अपने नेता का इस तरह से बचाव नहीं कर सकते,
क्योंकि जो पाप हुआ है वो हुआ, उस पाप को बदला नहीं जा सकता। जो राहुल गांधी ने किया, उससे पहले उनके पिता राजीव गांधी ने किया, और उससे पहले उनकी माता इंदिरा गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कौन सा पाप करा है कि वो सिखों की आवाज उठा रहे हैं? ने किया। इन सब ने जो पाप किए हैं, वो पापों को आप इन बातों से बदल नहीं सकते। किसानों को सिख बता दोगे, सिखों को किसान बता दोगे, ये सारी बातों से आप बदल नहीं सकते। मुद्दा केवल इतना है, वो शहर का नाम बता दीजिए, वो जगह का नाम बता दीजिए, हमारी पर दस्तारें उतारी जा रही हो। किसकी बाजुओं में इतनी हिम्मत है कि हमारी दस्तार उतार सके? बता दीजिए। ये फियर मॉन्गरिंग की जो बात हो रही है, रमनीक जी ने भी कहा, रमनीक जी ने भी कहा फियर मॉन्गरिंग करने की कोशिश है। जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं, एक मिनट, शब्द का जब इस्तेमाल करा जा रहा है तो चिंता क्यों नफरत फैलाई जा रही है? हमारे खिलाफ डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों फैलाया जा रहा है डर का माहौल? क्यों हमें डराया जा रहा है? क्यों हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? यही तो हमारा सवाल है। मंत्रियों ने, नेताओं ने गलत निखिल, मैं समझ गया। निखिल जी, मैं आपकी बात समझ गया। निखिल जी, मैं इनकी बात समझ गया हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बताता हूँ अशोक जी, ये खिसक लिए, ये सरक लिए, ये ग्रामर पे आ गए, इफ विल इफ देन एल्स पे आ गए, ये आ गए इफ देन एल्स पे, ये आ गए ग्रामर के ऊपर। राजनीतिक मैसेज क्या था, क्या कहना चाहते थे राहुल? अब इनका ये है कि नहीं, कवि जो है वो इस प्रसंग में ये कहना चाह रहे थे, इस प्रसंग में ये इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आप बन गए ग्रामर के मास्टर। अरे छोड़ो निखिल जी, आप बन गए ग्रामर के मास्टर। आप बात कीजिए कि राजनीतिक संदेश क्या देना चाहते हैं राहुल गांधी? कल तेलुगु हिंदी की बात कर रहे थे, आज हिंदू सिख की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप ग्रामर के मास्टर मत बनो, राजनीतिक बात करो कि क्या कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली मुझे लगता है राजनीतिक जो संदर्भ है, एक मिनट, क्योंकि राहुल गांधी एक राजनेता है, विपक्ष के नेता हैं, वो जो बयान कहेंगे उनके बयान का सही बात है। मैंने कहा हम तो फैक्ट चेक कर लेंगे, आप भी भाषण सुन लीजिएगा, मैंने तो सुन लिया था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनके ग्रामर का, बाकी है कि राजनीतिक रूप से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ये बड़ा खतरनाक संदेश है कि अमेरिका में जाकर आप बोलो, जहां पर ऑलरेडी जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं कि भारत में कैसे जो है सिखों को भड़काया जा सकता है, वहां जाकर इस तरह का बयान दो, वो मुझे लगता है वो खतरनाक है। सिरसा जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं इस और ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो कैसे कैसे बयान और राहुल क्यों बन रहे हैं भड़काऊ भाईजान, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट बात जो कई मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ सिरसा जी, एक मिनट आ रहा हूँ, एक एक करके। रमनीक जी ने जो कहा, एक क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए। अशोक जी, आपने कहा था कि बयान मैंने शायद गलत सुना। उन्होंने विल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, गोइंग टू बी विल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। गोइंग टू बी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। गोइंग टू बी, आप ग्रामर में उलझा रहे हैं, तो मैं भी आपको ग्रामर में जवाब दे रहा हूं। विल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, और आपने कहा विल बी, मैंने कहा गोइंग टू बी। आर्टिकल्स में सबने विल रिपोर्ट कराया। मैंने कहा विल गलत शब्द है, विल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर आपने सुना होगा तो मैंने यही कहा कि विल शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, और अब आप खुद कह रहे हैं उन्होंने कहा गोइंग टू बी। यस,
अब आप सही कह रहे हैं, अब आपने खुद फैक्ट चेक कर लिया, आप ही ने जो कहा था उसका। सिरसा जी बोलिए। इनके नाम से राजनीतिक विश्लेषक के हटा के ग्रामर मास्टर लीजिए। चलिए आप मुझे ना आप मेरे अंग्रेजी के आप अंग्रेजी के टीचर बन जाइएगा तो मैं आपके पास आऊंगा। रुकिए एक मिनट सिरसा जी, सिर्फ बाकी किसी की आवाज नहीं, सिरसा जी को बोलने दीजिए। एक एक करके सिर्फ जिसको मैं कहूं उसी की आवाज जाएगी। सिरसा जी एक एक करके, मुझे ग्रामर पर डिबेट नहीं करनी है। अशोक जी मेरा कहना है, उन्होंने कहा टुडे इन इंडिया इज फाइट इज अबाउट इंडिया। आज इंडिया में इस बात की लड़ाई हो रही है कि वेदर सिक्स आर गोइंग, मतलब आने जो आज देश में लड़ाई कहां हो रही है, हम यही तो पूछ रहे हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है आज देश में वो कहां सी जगह पे लड़ाई हो रही है, और हमें क्यों ऐसे हमारे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, क्यों अमेरिका कनाडा में जाके सिखों को ये बताया जा रहा है कि इंडिया में ऐसी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई कहां चल रही है, उनको भड़काया जा रहा है सिखों को, ताकि वो भड़क कर कुछ बोले। और गांधी परिवार जैसे 1984 में सिखों का कत्लेआम करा के सत्ता हासिल की थी, ये उसी रास्ते फिर जाना चाहते हैं। मकसद इनका ये है, ये भड़काऊ बयान इसलिए दे रहे हैं, इन भड़काऊ बयानों का रिएक्शन कहां से आए, और रिएक्शन आने के बाद ये उस पर रिएक्ट करते हुए कार्रवाई करें, उनको मरवाएं और उसी तरह 1984 की तरह 450 सीटें जीत कर आए। ये इनका पर्पस है। ओके, तो निखिल जी आज भारत में कहां लड़ाई हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा सिरसा जी ने, उनका शब्द तो यही था, आज भारत में कहां लड़ाई हो रही है ये भी बताएं। सिखों को लेकर अनुवाद गलत करा जाएगा, शब्दों को ट्विस्ट करा जाएगा कि शब्द सर आपने ट्विस्ट किए थे, उन्होंने विल बोला ही नहीं था, आपने विल बोला। शब्द आप ट्विस्ट कर रहे थे, मैंने तो सिंपल सी बात की, विल शब्द नहीं बोला, आपने दुनिया भर के अखबार गिना दिए। अब आप उन अखबारों से पूछिए विल शब्द कहां था। मेरे को पता है लड़ाई कहां चल रही है, मतलब दोनों का सेम है। अशोक जी ठीक है, आप बेसिकली इस चीज पर रिलाई कर रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं, मेरे को पता है लड़ाई कहां चल रही है। अंग्रेजी नहीं आती, आप उन पे रिलाई कर रहे हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिएगा, लेकिन मुझे बता दीजिए आज का मतलब क्या होता है। आज लड़ाई चल रही है, इसका मतलब बता दीजिए हिंदी में। आज लड़ाई कहां चल रही है? हाँ एक मिनट, आज लड़ाई कहां चल रही है बता दीजिए। फाइट का मतलब हमेशा लड़ाई। आज लड़ाई कहां चल रही है? आज देश में इस चीज का संघर्ष है कि क्या कल एक सिख को उसकी पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। अच्छा, ये संघर्ष है आज देश में, उसका फेयर अनुवाद ये है। तो आज देश में यह संघर्ष है, आज देश में यह संघर्ष है कि आने वाले समय में रमनीक जी, एक धर्म के अपने एक रूप की बात करती है, उस धर्म रमनीक जी, आज देश में यह संघर्ष है कि कल को पगड़ी पहनने दी जाएगी नहीं। ये भी अब मुझे पता नहीं कि इसका भी फैक्ट चेक करने की जरूरत है, और मैं तो कह रहा हूं कि बताएं कहां लड़ाई है। रमनीक जी हाँ, मेरे को पता है लड़ाई कहां पे है एग्जैक्टली। निखिल आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। ये ना कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रैटेजी रूम है ना, ये वहां पे चल रही है लड़ाई, कि कैसे सिखों को हिंदुओं से लड़ाया जाए, कैसे हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाए, कैसे हिंदुओं के अंदर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जाए, कैसे एक भाषा बोलने वाले समुदाय को या जनसंख्या को दूसरी भाषा बोलने वाले लड़ाना कहते हैं, एक व्यक्ति एक की आवाज किया जाए, कैसे मलयालम हिंदी किया जाए। ये संघर्ष जो है, ये लड़ाई जो है ना, देखिए पहली बात तो अगर आप कंटेस्ट करोगे ना, वो संघर्ष होता है। तो संघर्ष का अर्थ जो है फाइट नहीं होता, फाइट का था लड़ाई होता है। तो अगर आप उसको हिंदी से उर्दू में अनुवाद करेंगे या फारसी में अनुवाद करेंगे तो जंग होता है। अब आप फाइट और जंग के अंदर का अगर आपको भेद तो आप राजनीतिक विश्लेषक तो क्या, माफ करना, आप अंग्रेजी मास्टर कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आपका अनुवाद गलत है। तो भाई ऐसा है, आप पहले ये समझिए कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो भारत को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पे हो, चाहे वो जातियों के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये निरंतर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की रही है। अंग्रेजों की दी हुई ये पॉलिसी आज तक अडॉप्ट करके चल रहे हैं, और उसी के रास्ते से अशोक भाई ये सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं। समाज में वर्गीकरण करके, समाज में बंटवारा करके, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, ये कह के कि भारत एक भारत देश नहीं है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत, जो संवैधानिक रूप से। बिल्कुल रमनीक जी जो आपने निचोड़ निकाला, आज की डिबेट का निचोड़ वही है, और सचमुच जो आपने लास्ट में कहा वही निष्कर्ष है कि राहुल गांधी इस वक्त जो है हिंदी को तेलुगु से, तेलुगु को मलयाली से, और हिंदू को आपस में जातियों के आधार पर, हिंदू को सिखों से, वो पूरी इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना बटेगा
उतना राहुल गांधी और कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी ने जो लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, हिंदुओं को जोड़ा था, सिखों को जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री लगातार करते रहे, अब उसको तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि इससे राहुल गांधी को लगता है कि उनकी चुनावी जीत जो है हिंदुओं को तोड़कर, भाषा पे लोगों को लड़ाकर, जाति पे लड़ाकर, हिंदू सिखों को लड़ाकर उनकी जीत का मार्ग इस तरह से प्रशस्त होगा। और यही राहुल गांधी ने करने की कोशिश की है। लेकिन आज कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो राहुल गांधी ने कहा। उनका फैक्ट चेक हम कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कल भी झूठ बोला था, आज भी झूठ बोला है। आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।